सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रहेगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज हम लोग का है लेक्चर नंबर 29 और 29 ही डेज़ आप लोगों के लिए रिमेनिंग भी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। डरा नहीं रहे आपको, अवगत करवा रहे हैं बस। तो शुरू किया जाए लेक्चर नंबर 29 जो कि हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है। और ये जो सेकेंड लास्ट लेक्चर है हम लोगों का, तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। ये जो सेकंड लास्ट लेक्चर है इसको यादगार बनाते हैं थोड़ा सा और पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वाज फॉर्म्ड। किस से फॉर्म किया गया था, किस अमेंडमेंट से? आती हूँ सर चाय बना के। अच्छा, एक कप 1 कप। चलो, ये तो मेरे लिए ही बना के लाना। हर हर महादेव, हर हर महादेव निंजा जी। 69th 89th, बहुत सही। 69th 89th। सबका आंसर गलत है। 100% ऑफ यू, सबका आंसर गलत है। 50 सेकेंड, ठीक है, सबका गलत है यहाँ पे। अब देखो क्यों। 69th अमेंडमेंट तो कल ही बताए थे आपको कि किससे एसोसिएटेड है, दिल्ली से है। और आर्टिकल नंबर 239 AA कल देखा था हम लोगों ने, वो जो दिल्ली अमेंडमेंट बिल पास किया था हमारे अमित शाह जी ने, है ना, जिसके थ्रू एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए, वो बनाया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी और वो क्या करेगी, वो एलजी को रिकमेंड करेगी अपॉइंटमेंट और इन सब से जो सर्विसेज में लोग हैं उनका, ठीक है। 69th अमेंडमेंट दिल्ली से एसोसिएटेड है। 89th अमेंडमेंट आप में से काफ़ी लोग दे रहे हैं। गलत इसलिए है क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट नहीं, वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, जो क्रिएट हुआ था। अब देखो कैसे हुआ, क्या था। तो हुआ कुछ यूँ था कि देखो, पहले होता था स्पेशल ऑफिसर, ठीक है, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। इनके लिए क्या होते थे, इनके लिए स्पेशल ऑफिसर होते थे। देन 65th अमेंडमेंट से ये क्या बन गए, ये आपके कमीशंस बन गए, कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक। उसके बाद जो 89th अमेंडमेंट था, उसने क्या किया, उसने उसने क्या किया, जो नेशनल कमीशन फॉर एससी था, ठीक है, इसको तो वैसे ही रखा, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये जो पूरा आपका नेशनल कमीशन जॉइंट था पहले, एससी का भी और एसटी का भी। सर होगा, अभी वही बता रहे हैं, ठीक है, वही बता रहे हैं आपको कि ये क्यों नहीं होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वही बता रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो ये पहले जॉइंट हुआ करता था। देन 89th अमेंडमेंट से इनको बाइफरकेट कर दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये आपका आर्टिकल 338 में ही रहा और ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अलग से चला गया आर्टिकल नंबर 338A में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नन ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4th। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया था सवाल, वो कुछ इस तरह से पूछा गया था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट किससे बाइफरकेट हुआ था, ठीक है, किस अमेंडमेंट से बाइफरकेट हुआ था, या फिर नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल्ड ट्राइब वो किस अमेंडमेंट से क्रिएट हुआ था। अगर मान लेते हैं ऑप्शन में, मैं ऑप्शन में कोई एक और ऑप्शन रख देता, 5th अमेंडमेंट, कोई भी, कोई कुछ भी रख देता, तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता उस केस में। अगर ऑप्शन में, अगर मैं कोई और ऑप्शन नंबर डी की जगह कोई और रख देता तो, ठीक है। तो 89th अमेंडमेंट ध्यान रखना, इसने क्या किया था, एससी एसटी को बाइफरकेट कर दिया था, अलग अलग कर दिया था, ठीक है। और हमें पता है कि 102nd अमेंडमेंट से क्या क्रिएट हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। पहले भी एग्जिस्ट करता था ये बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था, संवैधानिक दर्जा मिल गया था, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल मिल गया था। और आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 338B है ये, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो एंग्लो इंडियन, सब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जैसे इसका भी वही काम होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब के जो हित हैं उनकी रक्षा करना, जो उनके राइट्स हैं उसको लेकर उनको अवेयर करवाना, और अगर उनके अगेंस्ट कहीं पे इस तरह से ऑपरेशन हो रहा है तो उसको लाइमलाइट में लाना,
ठीक है, और मतलब उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करना, उनके उत्थान के लिए काम करना, ठीक है। और ये जो है एंग्लो इंडियंस के उत्थान के लिए भी काम करता है। कौन? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि इसको एक एडिशनल काम दे रखा है कि आप शेड्यूल्ड कास्ट के साथ साथ एंग्लो इंडियंस को भी देखेंगे। तो 89th अमेंडमेंट आपको नहीं भूलना है। यहाँ पे जो 52nd अमेंडमेंट लिखा हुआ है जो कि 1985 में हुआ था, इससे हमने 10th शेड्यूल जोड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में, 10वीं अनुसूची जोड़ी थी, जो किसकी बात करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, ठीक है, जो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, कौन सा आर्टिकल है जो एसोसिएटेड, कौन सा अमेंडमेंट है जो कि अभी रिसेंट में मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 33 से एसोसिएटेड है, अनुच्छेद नंबर 33 से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और फर्स्ट, और हमें ये पता होना चाहिए कि जो 9th शेड्यूल है उसको फर्स्ट अमेंडमेंट ने जोड़ा था, 10th को मैंने बता दिया, 11th को 73rd अमेंडमेंट ने, और 12th शेड्यूल को 74th अमेंडमेंट ने जोड़ा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन का चेयरमैन किसे अभी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया जस्टिस PV रेड्डी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एट अ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू? फेस वैल्यू के डिस्काउंट पे इसको इशू किया जाता है। 103 गलत है, 50th सही है। 103 आपका EWS के रिजर्वेशन से सेट है, ठीक है। 100th अमेंडमेंट की अगर बात करें तो 100वां हुआ था, ये इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, जहाँ पे हमने कुछ अपने एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए थे, बांग्लादेश ने कुछ एनक्लेव्स हमें दिए थे। 101 GST से एसोसिएटेड है, 102 अभी बताया बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से, 103 आपका एसोसिएटेड है EWS के रिजर्वेशन से, और 104 वाला है वो किससे एसोसिएटेड है? एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन ख़त्म किया गया है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, और SC ST का बढ़ाया गया है क्या? रिजर्वेशन। और ये है आपका 50th अमेंडमेंट जो 50वां नंबर का संवैधानिक संशोधन है, उसके बारे में बात करता है। थर्ड, डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल होते हैं एक तरह के शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है ये। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि लेस देन अ ईयर का इनका मैच्योरिटी पीरियड होता है, लेस देन 1 ईयर का जिनका मैच्योरिटी पीरियड होता है उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इनको 3 टेनर्स में इशू किया जाता है, दे आर इशूड इन 3 टेनर्स। वो 3 टेनर कौन कौन से होते हैं? एक तो 91 डेज़ के, दूसरे 182 डेज़ के, और तीसरे 364 डेज़ के। तो कितने दिनों का उनका मैच्योरिटी का पीरियड है उसके बेसिस पे ट्रेजरी बिल्स को हम डिसाइड करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 1 साल से कम ही का मैच्योरिटी पीरियड होगा उनका, ठीक है। कमेंट में आप बताएंगे कि अगर मान लेते हैं इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो उस केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग करती है RBI या फिर बोरोइंग करती है। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, जिनको इन शॉर्ट CDs बोलते हैं, वो ऑन फेस वैल्यू इशू किया जाता है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू दिया जाता है, जैसे मान लो कि 100 का उसका एक्चुअल का कॉस्ट है तो 80 में दे दिया उसको, ठीक है। और जब आप वापस लेने आओगे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो आपको 100 रुपये वापस दे दिए, 100 रुपये दिए जाएंगे, मतलब जो आपको वहाँ पे फाइनल प्राइस मिलेगा वही आपका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा वहाँ पे। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन की अगर जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना होता है अगर इन्फ्लेशन को काउंटर करना होता है। तो हमने पढ़ा था कि 2 तरह के हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, ध्यान रखना। OMO कितने टाइप के होते हैं? 2। पहला होता है एक तो आउटराइट परचेज, जिसमें कि सीधा खरीद बेच करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, उसको बोलते हैं आउटराइट परचेज। और दूसरा होता है रेपो, जिसको हम बोलते हैं रीपरचेज ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 2 टाइप के होते हैं। नेम दी चोला इंस्क्रिप्शन दैट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच दी सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन दी चोला एम्पायर। तो चोला एम्पायर में सभा किस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती थी उसका पूरा यहाँ पे लेखा जोखा है किस इंस्क्रिप्शन में। तो ये है उत्तरा मेरूर, आई थिंक मैंने आपको बताया भी होगा इसके बारे में। तो हमने ये पढ़ा था कि चोला एम्पायर के टाइम पे क्या होता था, आपका उर होता था और सभा होता था। उर क्या होता था? जो कॉमन पेजेंट्स होते थे उनके जो सेटलमेंट होते थे जहाँ पे वो लोग रहते थे, तो एक तरह से उनकी असेंबलीज़ को हम बोलते थे उर, ठीक है। और बहुत सारे उर, जैसे मान लो कि यहाँ पे पेजेंट लोग रहते हैं, किसान लोग, ठीक है। तो ये डिफरेंट छोटे छोटे जो उर हैं मिलके ही बना देते थे नाडू, ठीक है। और सभा क्या होता था? जो ब्राह्मण्स होते थे उनकी असेंबली होती थी, ब्राह्मण्स,
ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो चोलास के टाइम पे डिफरेंट तरह के लैंड डोनेशन किए गए, तो जो ब्राह्मण्स को किए गए लैंड डोनेशन उनको हम जानते हैं ब्रह्मदेय के नाम से। अब ये जो ब्रह्मदेय है, जो लैंड डोनेशन किया गया चोलास के टाइम पे, इसी को मैनेज करने के लिए सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी बाई ब्राह्मण्स। स्कूल्स को डोनेट की जाती थी, उसको शाल भोग बोलते थे। जैन्स को पल्ली चंगम बोलते थे। टेम्पल्स को देवदान बोलते थे। चोला एम्पायर अपनी विलेज असेंबलीज़ के लिए जाना जाता था, ठीक है। और ये विलेज असेंबलीज़ के बारे में भी हमें उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। विजयलाया फाउंडर थे ये इसके, कहाँ पे इन्होंने अपना स्वामित्व स्थापित किया था, जो कावेरी डेल्टा था वहाँ पे। गॉडेस निशुम्बा सुदिनी के लिए उन्होंने टेम्पल बनाया था विजयलाया ने। इसके बाद हमें पता है कि तमिलनाडु में ही हमें ग्रेट लिविंग चोला आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जिसमें कि हमें 2 बृहदेश्वर टेम्पल और एक ऐरावतेश्वर टेम्पल देखने को मिलता है। बृहदेश्वर आपका जो तंजौर में, उसको राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से जानते हैं बिकॉज उसको राजा राजा वन ने बनवाया था। और गंगईकोंडा चोलापुरम में जो बना हुआ है वो बनवाया था राजेंद्र द फर्स्ट ने, और ऐरावतेश्वर बनवाया था राजा राजा सेकंड ने। सभी शैवाई टेम्पल्स हैं, यानी शिव जी के को समर्पित वो टेम्पल्स हैं। जरा बताइए, जो इसका मेन बिल्डिंग होता है द्रविड़ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर में, जिसको कि पल्लव से इंट्रोड्यूस किया था एक्चुअली में, तो उसको जो मेन बिल्डिंग होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं मेन बिल्डिंग को, ठीक है। एक तो चीज़ आपने ये बतानी है, और दूसरा आपको ये बताना है कि चोलास के जो सिंबल था, जो उनके फ्लैग में जो सिंबल था, वो उसको कैसे डिनोट किया जाता था, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या हुआ करता था, टाइगर। और जो मेन बिल्डिंग होती है, मेन आर्किटेक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं विमान, जिसको शिखर बोला जाता है नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाकी टेम्पल्स मैं पहले आपको पूरी क्लास ले चुका हूँ, तब ज़्यादा और डीप में नहीं घुसूंगा बिकॉज फिर वो रिपीटेटिव हो जाएगा। हम लोगों ने अलग से टेम्पल्स की क्लास कर रखी है। डिमांड कर्व दैट अ फर्म फेसेस इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज, पूर्ण स्पर्धी बाजार में एक फर्म का सामना करने वाला मांग वक्र क्या है। तो ये हम लोगों ने अभी कॉम्पिटिटिव और इसे ये सब अभी इलास्टिसिटी वगैरह नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। मैंने आपको बताया कि एक मोनोपोली होती है जहाँ पे एंट्री बैरियर होता है, एक सेलर होता है और मैनी बायर्स होते हैं। देन होता है हमारा ओलिगोपोली, जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, एक नहीं होगा, बहुत सारे भी नहीं होंगे, कुछ होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर हो गया, फिर लैपटॉप मार्केट हो गया, तो ओलिगोपोली होगा ये, ठीक है। देन होता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, यानी मोनोपोली बिठाने के लिए जो कॉम्पिटिशन हो रहा है। ऐसा नहीं कॉम्पिटिशन, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं कॉम्पिटिशन, थोड़ा बहुत ही है कॉम्पिटिशन। यहाँ पे ठीक ठाक मात्रा में कंपटीशन, और यहाँ पे तो पूछो मत, मार काट गला काट कंपटीशन जो है यहाँ पे मचा हुआ परफेक्ट कंपटीशन में। अब मैं आपसे पूछता हूँ सिंपल सा टर्म, अगर मान लो कि तुम इंडियन रेलवे बताया था इसका एग्जांपल, रेलवे, ठीक है। अगर भारतीय रेलवे प्राइस बढ़ा दे, ठीक है, अभी मान लो कि टिकट का प्राइस कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में 100 रुपये है, 150 कर देगा, 200 कर देगा, क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्या ऑप्शन है। अगर तुम्हें जल्दी जाना है, रेलवे से ही जाना है, क्योंकि रेलवे आपको पता है कि जल्दी हमें पहुंचा देती है, ठीक है। तो रेल, या फिर हमें मान लो कि बहुत लंबी डिस्टेंस पे जाना है, तो उसके लिए हम बस तो प्रेफर करते नहीं हैं, तो मान लेते हैं 1000 रुपये किराया है, और गवर्नमेंट ने बोला, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि 1000 नहीं, अब से 2000 रुपये, दुगना कर दिया हमने। क्या आप इसमें कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ पाएंगे? नहीं, क्योंकि कोई और है ही नहीं ना मार्केट में। ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो कि अंबानी जी की रेलवे चलती है, अडानी जी की रेलवे चलती है, एक और है उनकी रेलवे, 5-6 लोगों की रेलवे चलती है, तुम महंगा करोगे तो हम दूसरे वाले में चले जाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें आपके पास ऑप्शंस कम है, इसलिए आपका जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा, आप सह लोगे, अंदर ही अंदर मन मार लोगे। इसको बोलते हैं इन इलास्टिक, इसको बोलते हैं इन इलास्टिक, ठीक है, इसको बोलते हैं इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इन इलास्टिक का मतलब ये होता है कि जब प्राइस चेंज हो तो उसके अवज में डिमांड या फिर क्वांटिटी डिमांडेड पे उतना चेंज ना आए, उसको इन इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे प्राइस मैंने काफ़ी चेंज कर दिया, लेकिन डिमांड में अगर देखें तो बहुत कम, डिमांड जो है उसमें बहुत कम चेंज हुआ, यानी प्राइस मैंने काफ़ी बढ़ा दिया, प्राइस पहले यहाँ पे था और अभी यहाँ पे, डिमांड बहुत कम ही, प्राइस पहले मान लो ये 10 रुपये था, ये है 50 रुपये। डिमांड देखो पहले इतनी थी और अभी यहाँ पे देखेंगे तो डिमांड अभी भी कहीं ना कहीं उतनी ही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। प्राइस में कितना चेंज आया है और डिमांड में जरा सा चेंज आया है, तो इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक।
मान लेते हैं दूसरा केस ले लेते हैं कि प्राइस में थोड़ा सा ही चेंज आया लेकिन डिमांड भाग गई। ये प्राइस पहले मान लेते हैं कि 10 रुपये था, ये जो है आप अगर इसको यहाँ से मैच करोगे तो ये यहाँ कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो प्राइस 10 रुपये था और प्राइस अभी हमने सिर्फ 15 रुपये किया है। डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड पहले हुआ करती थी, मान लेते हैं लोग 10 किलो डिमांड करते तो सीधा भी 1 किलो की डिमांड करने लगे, इतना भयंकर। इसको बोलते हैं भयंकर इलास्टिक, ठीक है, या फिर रिलेटिव इलास्टिक। अब एक होते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। जैसे कि मान लेते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ये होता है कि तुम प्राइस चाहे कितना भी चेंज कर लो, हम क्वांटिटी जितना डिमांड कर रहे थे वहीं पे क्वांटिटी खड़ी रहेगी हमारी। तुम प्राइस तुम बढ़ाते रहो, कितना भी बढ़ाओगे हम वहीं पे। हम गेहूँ खरीदते हैं तो गेहूँ खरीदें कैसे, रोटी के बिना हमारी पेट भरता नहीं है, ठीक है। यानी कि एक तरह से हमारे जो गिफ एंड गुड्स हो गए, तो गिफ एंड गुड्स के लिए अगर हम देखें तो परफेक्टली इन इलास्टिक टाइप यहाँ माहौल बन रहा है। यहाँ पे क्या परफेक्टली इलास्टिक कि जरा सा तुमने प्राइस चेंज किया नहीं कि हमारी डिमांड भाग जाएगी तुरंत, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। और ये है परफेक्टली इन इलास्टिक। अभी आपको एग्जाम्पल देते हैं। अब परफेक्ट कंपटीशन में मैं आपको क्या एग्जांपल मैंने दिया था, एग्रीकल्चर मार्केट मैंने बताया था, जहाँ सब्जी मंडी में जाते हो तो सब्जी मंडी में लगातार 5 ठेले लगे हुए हैं टमाटर के, ठीक है। ये 10 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, सारे 10 रुपये में बेच रहे हैं, सारे 10 रुपये में बेच रहे हैं, सारे 10 रुपये में बेच रहे हैं, सारे 10 रुपये में बेच रहे हैं। एक ने बोला, ठीक है, मान लेते हैं 10 कुछ ज़्यादा हो गया, 20 रुपये किलो में बेच रहे हैं, ठीक है, 20 रुपये किलो। एक ने बोला हम 15 रुपये किलो में दे देंगे। ये नेचुरल सी चीज़ है, भाग के, बाकी मार्केट में हो ना हो लेकिन इंडियन मार्केट में ज़रूर होगा, सब भाग के वहीं पे भीड़ लगा देंगे। सड़े गले कुछ भी हो चलेगा, प्राइस तो कम है ना। तो ये क्या होगा, जब प्राइस कम हुआ और भयंकर हमें देखने को मिला क्या, परफेक्ट इलास्टिसिटी देखने को मिली कि जरा सा प्राइस चेंज हुआ, ठीक है। या फिर मान लेते हैं इनमें से किसी ने डिसाइड किया कि हम 25 रुपये किलो देंगे क्योंकि हमारे टमाटर अच्छे हैं, ऐसी तैसी कराओ अपनी अच्छे टमाटर है, यहाँ पे तो बिल्कुल भीड़ नहीं लगेगी, ठीक है। ये होता है हमारे चाहे इंडियन मार्केट में, तो ठीक है। तो ये आप समझ गए। ओलिगोपोली में क्या होता है, ओलिगोपोली में आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप में HP है, डेल है, ठीक है, लेनोवो है, एप्पल है, तो ये 6-7 ऑप्शंस हैं। एक ने अगर करेगा तो इसका मतलब हुआ कि रिलेटिव इलास्टिसिटी है यहाँ पे, यानी कि थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी है कि आपने जब प्राइस चेंज किया तो उसके एवज में डिमांड में चेंज आ रहा है। इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक। समझ गए होंगे आप। तो ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, भयंकर कंपटीशन है। तो अगर आप जरा सा भी इसमें कुछ करेंगे तो भयंकर तौर से परफेक्टली जो है परफेक्ट इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी। परफेक्ट इन इलास्टिसिटी वहाँ होती है जहाँ पे मोनोपोली होती है, ठीक है। और रिलेटिवली इन इलास्टिक अगर हम बात करें रिलेटिवली, तो ये ओलिगोपोली में देखने को मिलेगा। रिलेटिवली इन इलास्टिक की अगर बात करें कि आप प्राइस चेंज करोगे, जैसे मान लो कि आपको एप्पल का पसंद है लैपटॉप खरीदना, ठीक है, तो आप एप्पल का ही खरीदोगे जब तक कि बहुत ही घटिया एप्पल ना बनाने लगे, फिर बहुत ही ज़्यादा प्राइस ना बढ़ा दे तो, ठीक है। और रिलेटिव इलास्टिक की अगर बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि इसमें भी आपको इलास्टिसिटी अच्छी खासी देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इन 1960 में विच आइसोटोप वाज यूज्ड टू डिफाइन द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ लेंथ। किसको स्टैंडर्ड मेजर ऑफ लेंथ को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया गया, ठीक है, बिल्कुल। टमाटर सोच रहा होगा मेरी वैल्यू ही नहीं है परमार सर की नज़र में। हाँ चलो भाई, तो यहाँ पे अगर बात करें सही आंसर क्या होगा, क्रिप्टॉन का जो 86 आइसोटोप होता है। तो आइसोटोप हमें पता है समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आइसोटोप। आइसोबार क्या होते हैं, इसका जस्ट उल्टा कर दो तो आइसोबार, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। आइसोटोन क्या होते हैं, सेम न्यूट्रॉन का नंबर। न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। और आइसोटोन होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और आइसोमर क्या होते हैं, जिनका कि फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। आइसोटोप हम कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे कि आयोडीन का I131 आइसोटोप कहाँ यूज़ करते हैं, कोबाल्ट का कहाँ पे यूज़ करते हैं, कोबाल्ट 60 का यूज़ कहाँ पे करते हैं, यूरेनियम का जो 92U235 होता है इसका कहाँ पे यूज़ करते हैं, कार्बन C14 का यूज़ कहाँ पे करते हैं, और क्लोरीन के कौन से 2 आइसोटोप मैंने आपको बताए थे और किस रेशियो में वो एग्जिस्ट करते हैं, ये भी ज़रा कमेंट में बताएंगे। तो इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ग्वाइटर के ट्रीटमेंट, घेंगा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। कोबाल्ट का यूज़ हम कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं, कैंसर में।
और ग्वाइटर जरा बताएंगे कि जो आयोडीन जो हार्मोन रिलीज़ होता है ये कौन रिलीज़ करता है, कौन सा ग्लैंड रिलीज़ करता है जो कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इसको न्यूक्लियर फिजन में यूज़ किया जाता है, परमाणु विखंडन में, कार्बन डेटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एज निकालने में, रॉक वगैरह की एज निकालने में। और क्लोरीन के मैंने आपको 2 आइसोटोप बताए थे, एक तो 17Cl35 और 17Cl37। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंस, ये 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह से हमारा एक्वा रेजिया HCl और HNO3 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही। तो इसका जो इफेक्टिव निकल के आता है वो इफेक्टिव एटॉमिक मास 35.5 निकल के आता है, ठीक है। और वो थायराइड जो ग्लैंड होता है, जो हमारा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो रिलीज़ करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसमें कि आयोडीन देखने को मिलता है। वेयर वॉज इंडिया हाउस फॉर्म, तो इंडिया हाउस कहाँ पे बना था ये आपसे पूछ रहा है। तो इंडिया हाउस जो है बना था साल 1905 में, 1905 में। और इसको किसने बनाया था? श्याम जी कृष्णा वर्मा ने, ठीक है। श्याम जी कृष्णा वर्मा जी ने इसको बनाया था। और इन्होंने ही इंडिया होम रूल लीग सोसाइटी, होम रूल लीग सोसाइटी इन्होंने ही बनाई थी, 1905 में ही बनाई थी। और ये भी लंदन में ही बनाई थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। तो किसने बनाई ये ध्यान रखना, श्याम जी कृष्णा वर्मा ने। और कब बनाई है? ऐसे ही इंडियन लीग ध्यान रखना, ठीक है। इंडिया लीग किसने बनाई थी? और ये भी बताएंगे सैन फ्रांसिस्को में कौन सी पार्टी बनी थी और न्यूयॉर्क में कौन सी सोसाइटी बनी थी। तो इंडिया लीग की अगर बात करेंगे तो ये 1875 में, यानी कि जब आर्य समाज का गठन होता है उस साल ये बनती है। और कौन बनाता है इसको? शिशिर कुमार घोष, ठीक है। शिशिर कुमार घोष जी इसको बनाते हैं। फिर सैन फ्रांसिस्को में अगर बात करेंगे तो गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर था, गदर पार्टी कब बनती है? 1913 में, 1913 में बनती है। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद, ये सब बनाते हैं। 1940 में अगले साल ही कोमागाटा मारू इंसिडेंट होता है। कोमागाटा मारू एक शिप का नाम था जो सेल थ्रू करी थी फ्रॉम हांगकांग, सिंगापुर एंड टू दी कनाडा का वैंकूवर में, ठीक है। वापस भेज दिया गया था उनको वहाँ से। न्यूयॉर्क, यहाँ पे बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये भी 1875 में ही बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी भी, HP ब्लावत्स्की और MS ऑलकॉट। देन 1882 में हमने देखा था कि हेडक्वार्टर शिफ्ट हुए थे अड्यार मद्रास में। और वहाँ पे फिर एनी बेसेंट जी ने इसकी लीडरशिप ले ली थी। एनी बेसेंट जी ने ही बोला था क्या कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है ये अपने फ़ायदे के लिए रूल कर रही है, ना कि लोगों के भलाई के लिए, ऐसा उन्होंने बोला था। अच्छा, ये बताएंगे कि पंजाब नौजवान भारत सभा किसने बनाई थी? पंजाब नौजवान, ठीक है, नौजवान भारत सभा, ये मैं आपको बता भी चुका हूँगा, ठीक है। ये बनाई थी गई थी 1926 में, 1926 में। किसने बनाई थी ये बनाई थी हमारे सरदार भगत सिंह जी ने। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने मिलकर कब बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में? कोई बताएगा? बटुकेश्वर दत्त जी ने कब बॉम्ब फेंका था दोनों लोगों ने मिलके? तो ये 1929, 1929 में बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, केंद्रीय विधानसभा में। किस बिल के खिलाफ? पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ। ये जो 1928 में पास हुआ था। पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य क्या था कि जो भी फॉरेनर यहाँ पे आ रहे हैं इंडिया में तो उनको डिपोर्ट कर देंगे, वापस भेज देंगे ब्रिटिशर्स। इस बिल का, वो क्यों इस बिल को लाए थे? सो दैट जो इस समय कुछ उग्र जो विचारधाराएं हैं वो बाहर से भारत में ना आ सकें, इसलिए, ठीक है। तो 1929 में ध्यान रखिएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। 1929 में उन्होंने बॉम्ब फेंका था। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुई थी 23 मार्च को, है ना, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की वजह से, जिसकी हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। डैश इज अ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन दैट एक्सप्रेसेस डिवोशन थ्रू मधुर भक्ति। तो क्या है जो मधुर भक्ति के साथ वो करता है? तो ये होगा आपका पद्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। विच इज़ बाई फार द क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑर्बिटिंग इट ओनली 2.8 टाइम्स अर्थ का डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आई थिंक ये हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नहीं किया है ड्वार्फ प्लैनेट का। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा भी था और उसने बोला था कि सर नहीं किए, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। तो जब ड्वार्फ प्लैनेट की बात करते हैं तो ये मतलब 23 मार्च सही है। चलो, तो यहाँ पे होम रूल का है मकसद, ये क्या है? होम रूल ऐसे ही आयरलैंड में बनी थी होम रूल लीग्स वगैरह, तो उसी से इंस्पिरेशन लेके यहाँ पे, जैसे वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपना वो उसको कॉलोनी बना रखा था तो वहाँ बनी थी, तो उसी की तरह यहाँ पे भी हमने देखा था। एक तो होम रूल लीग हमारी बनी थी 1916 में, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने बनाई थी। और ये थी हमने अभी पढ़ी थी इंडिया होम रूल लीग, ठीक है, या फिर इंडिया लीग पढ़ी थी अभी हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2.8 टाइम्स डॉफ प्लांट, ठीक है। तो क्लोजेस्ट डॉफ प्लांट की बात हो रही है, ये होगा आपका सिरिस। अब देखो डॉफ प्लांट दो तरह के हैं, हमने पढ़ा था ये सन होता है हमारा, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जरा बताएंगे कमेंट में क्या है जो मैंने ड्रॉ किया है। देन जुपिटर है, देन सैटर्न है, देन यूरेनस है, देन नेपच्यून है। ऐसे यहाँ पे फिर कुछ है, ये जो कुछ है ये है एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है, ये है एस्टेरॉयड बेल्ट, और ये है आपकी क्यूपर बेल्ट, ठीक है, ये है क्यूपर बेल्ट, वो है एस्टेरॉयड बेल्ट और ये है क्यूपर बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, यहाँ पे एस्टेरॉयड घूम रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसे बड़े बड़े हैं और उनको हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। जो सिरिस है, ऑप्शन नंबर 3 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वो यहाँ पर सिचुएटेड है, इसी वजह से इट इज़ द क्लोजेस्ट। जो बाकी के आप देख पा रहे हैं, एरिस है, प्लूटो है, मेक है, या फिर एक और प्लैनेट होता है हमारा होमिया, ये सब के सब चोर हैं साले ठीक है, ये सब के सब क्यूपर बेल्ट में लोकेटेड है, ये सब के सब क्यूपर बेल्ट में लोकेटेड है। क्यूपर बेल्ट क्या होती है, नेपच्यून के बियॉन्ड, ये नेपच्यून के बियॉन्ड जो ये एस्टेरॉयड की बेल्ट है उसको हम क्यूपर बेल्ट बोलते हैं, तो बहुत दूर है ये। और उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा इनमें से मेक है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि क्लोजेस्ट है सिरिस, जो कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, उसमें लोकेटेड है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, कौन से दो प्लैनेट हैं जो वेस्ट टू ईस्ट नहीं, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, यानी सारे प्लैनेट हमारे वेस्ट टू ईस्ट यानी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, बट दो ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट यानी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। कौन सी डिजीज़ है दैट इज कॉज ड्यू टू ट्रिपैनोसोमा, ये क्या है, प्रोटोजोआ एक तरह का। तो ये कौन सी डिजीज़ है, सोमा, स्लीप कर जा, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, तो ये डिजीज़ का नाम है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ का नाम है। और ये क्या है, ये आपका पैथोजन है, ये पैथोजन क्या है, ये प्रोटोजोआ है। जैसे कि मलेरिया भी आप देखो, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, तो प्रोटोजोआ से ही मलेरिया भी होता है, हमने पढ़ा था। कौन सा प्रोटोजोआ जरा बताइए कमेंट में। तो वैसे ही एक प्रोटोजोआ है, ट्रिपैनोसोमा, उससे होता है स्लीपिंग सिकनेस। अब कैरियर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इसका मतलब कैरियर का मतलब कौन, अभी खुद तो प्रोटोजोआ चल के जाएगा नहीं, उसके पैर तो है नहीं कि चलो भाई दूसरे पर्सन के उसमें चले जाएँ शरीर में, तो कैरियर होता है इसमें से फ्लाइज, सो फ्लाइज, सो जा से करके सुलाते हैं ना छोटे बच्चों को, तो से फ्लाइज हैं। जो काला जार है, काला जार ये होता है लेशमैनिया की वजह से, लेशमैनिया की वजह से, और इसमें जो कैरियर होता है वो सैंड फ्लाई होती है, सैंड फ्लाई। और काला जार में ध्यान रखना, जो स्प्लीन होता है, बॉडी काली पड़ जाती है और स्प्लीन जो होता है वो एनलार्ज होता है। स्प्लीन का मतलब हो गया जो पेट, मतलब कि डेफिशिएंसी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है काला आजार में, एकदम हाथ पैर सब पतले हो जाएंगे, लेकिन पेट फूल सा जाता है, छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है ये, ठीक है। यर्सीनिया पेप्टिस, ये यर्सीनिया पेप्टिस क्या होता है, बैक्टीरिया जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यर्सीनिया पेप्टिस। और कॉर्सॉफ सिंड्रोम आज के नाश्ता पीडीएफ में था, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। यहाँ पे मैंने पूछा था दो ऐसे प्लैनेट कौन से हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, वीनस और यूरेनस, तो दोनों में क्या निकली हुई है, नस निकली हुई है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और ये हमारा जो थायमीन होता है, थायमीन किस वाइटामिन का ये केमिकल नेम है, जल्दी से बताएंगे, तो उसके डेफिशिएंसी की वजह से होता है कॉर्सॉफ सिंड्रोम, ठीक है। लेशमैनिया में अच्छा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कौन सा फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ग्रेव यार्ड ऑफ रेड, वो स्प्लीन अलग है आपका, ठीक है। सैंड फ्लाई कालाजार सही है सर। हाउ मैनी लेक्चर्स आर देयर इन पार्ट 4, देखो मतलब बता चुके हैं, एक अलग से वीडियो डाल चुके हैं, फिर भी कोई ना कोई आ ही जाता है कि सर कितने लेक्चर्स होंगे, 30 लेक्चर होंगे सर, पहले बता चुका मैं आपको, ठीक है। तो कालाजार स्प्लीन हो जाता है इसमें। और क्या बताना था मैं भुलवा दिया, हाँ, लेशमैनिया में, लेशमैनिया कुछ इस तरह का होता है, इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें भी बाइनरी फ्यूजन होता है, जैसे अमीबा में होता है ना वैसे ही होता है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अराउंड होता है, ठीक है, एक सिमेट्री के अराउंड होता है। उसमें अमीबा में क्या कोई उसका शेप ही नहीं होता, अमीबा तो कहीं से भी हो जाता है बाइनरी फ्यूजन, कोई कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। इसमें एक ओरिएंटेशन के अराउंड होगा, बाइनरी फ्यूजन होता है इसमें। और मलेरिया प्रोटोजोआ होता है क्या, प्लाज्मोडियम, जिसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है। हनी बीज में, शहद मधुमक्खियों में मेल्स क्या होते हैं, फीमेल्स क्या होते हैं। अब तुम ले लो एक डीप ब्रीथ, का है जो तुम्हारी जो है सांसें, अभी इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो पानी वानी पी लो, सांस वांस ले लो आराम से, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा है, वो डिस्कस करेंगे।
जी, देखो ये हैप्लॉइड डाइप्लॉइड होता क्या है। सांस वांस ले लियो ना सब लोग, हाँ नहीं फिर बंद बोलना सर, सांस रुक गई थी बीच में। हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड के अंतर क्या होता है। जो हैप्लॉइड होता है इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्ड नहीं होते हैं। जैसे ये एक क्रोमोसोम है कोई और ये एक क्रोमोसोम है, ये पेयर्ड नहीं है। डाइप्लॉइड में क्या होता है, पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इट इज़ लाइक कि आपके पास दो पेयर ऑफ शॉक्स हैं, उसमें से एक एक मोजा, एक एक शॉक आप निकाल लिए, ठीक है, अलग अलग पेयर से, और यहाँ पे दोनों पेयर हैं वो। तो ये डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड है। इतनी बात समझ में आती है यहाँ तक आपको, ठीक। दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, इस बात का इस चलो वो छोड़ दो अभी, ठीक है। हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड आप समझिए क्या होते हैं, ठीक। क्रोमोसोम से याद आना चाहिए वॉल्डर फ्लेमिंग के बारे में। क्रोमोसोम वॉल्डर फ्लेमिंग, क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए से वो आपके फ्रेडरिक मिशर और वाटसन और क्रिक और थ्योरी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री देखा था हमने। कॉम्प्लीमेंट्री का थ्योरी क्या बोलता है वो, कि जो हमारे डीएनए में होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, ATGC है ना, एडेनाइन थाइमाइन के साथ पेयर करता है गुआनिन साइटोसाइन के साथ, और थाइमाइन की जगह यूरेसिल आ जाता है आरएनए में। इतनी चीज़ हमें पता है। अब ध्यान से, ये इसमें होता क्या है अभी, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो ग्रेगर जी ने, जो हमारे जोहान ग्रेगर मंडल थे। ग्रेगर मंडल के बारे में बता चुका हूँ आपको कि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने ही जेनेटिक थ्योरी दी थी, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, लेकिन जीन टर्म तो किसी और ने दिया था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ किसने दिया था और ये किस देश से थे। तो ये ध्यान रखना, ये उसी देश से थे, चलो बता देता हूँ, नहीं तो पूछ तो सकता था मैं यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, ऑस्ट्रिया देश से थे, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, वियना है। जीन का टर्म किसने दिया था, अभी मैंने आपको बताया था, विलियम जॉनसन ने दिया था, उसी साल दिया था जिस साल हमारा मॉरले मिंटो रिफॉर्म आया था, जिस साल हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बना था, विलियम जॉनसन ने टर्म दिया था 1909 में। अब हम तुम्हें बताएंगे कि तुम लंबे हो तो क्यों लंबे हो, शॉर्ट हो तो क्यों शॉर्ट हो, तुम्हारे जो हेयर्स हैं वो करली हैं तो क्यों हैं, ठीक है। तो ये भी क्यूरोसिटी उठी थी मेंडल जी को। तो मेंडल जी ने पी प्लांट को लिया, किसको लिया, बस ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना, ठीक है। इन्होंने पी प्लांट को लिया, जिसको हम बोलते हैं पीसम सातवियम के नाम से, ठीक है, पीसम सातवियम, इस नाम से इसका ये एक साइंटिफिक नेम है इसका। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया इन्होंने मान लेते हैं इन्होंने लिया एक टॉल, प्योर टॉल, और एक लिया शॉर्ट। देखो जब मैं बोलता हूँ टॉल, ध्यान से सुनना, एक मटर का इन्होंने पौधा लिया और उसमें देखा, या फिर तुम अपने ह्यूमंस को ले लो, तुम, ठीक है, तुम टॉल होगे कि तुम शॉर्ट होगे, ठीक है, ये अब हम देखेंगे, ठीक है, आपके पेरेंट्स से कैसे आप ये चीज़ पे डिपेंड करती है। तो ये ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आए हैं। तो टॉल और ये शॉर्ट, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। अब होगा क्या, अब इससे इससे अगर हम देखें, ये जो पहला वाला आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इससे क्या निकलेगा, जब इसके गैमीट का फॉर्मेशन होगा, टॉल टॉल निकलेगा, और इससे क्या निकलेगा, शॉर्ट शॉर्ट निकलेगा, ऐसे करके, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि हमें देखने को मिलता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। दो तरह के क्रॉस होते हैं जो हमें पढ़ना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जहाँ पे हम एक ट्रेट लेते हैं, जैसे मैंने सिर्फ टॉल की बात करी है, अगर मैं दो ट्रेट ले लूँ, टॉल और साथ ही साथ ले लूँ राउंडेड है कि नहीं है, या फिर टॉल के साथ मैं ले लूँ करली हेयर्स हैं कि नहीं, टॉल के साथ मैं कलर ले लूँ कि ब्लैक वाइट, इस तरह से, तो वो दो ट्रेट्स ले रहा हूँ, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। उसमें अलग लॉ काम करता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ आती है बात, वो अभी देखते हैं। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। तो यानी कि अब पहली जनरेशन में, पहले मान लेते हैं ये आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, पापा टॉल हैं और ये आपकी मम्मी शॉर्ट हैं। देखो टॉल, अब चलो पहले बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या F1 प्रोजेनी में लिखेंगे, यहाँ पे आपके पापा के ट्रेट जो निकले थे, ये तो आपको टॉल, ये टी अब मिलेगा, ये तो ये वाला जीन मिलेगा, ये तो ये वाला जीन, और मम्मी से या तो ये वाला जीन मिलेगा तो ये वाला जीन। अब इसका क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं हम, ये स्क्वायर बना के। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से टी टी, यहाँ से क्या बनेगा टी टी, यहाँ से क्या बनेगा टी टी, यहाँ से क्या बनेगा टी टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, सब में बन रहा है। आप होंगे टॉल, आप होंगे टॉल, ठीक है। सर आपने बोला था डबल टी का मतलब टॉल होता है,
स्मॉल टी और कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब भी टॉल होता है। कैसे? देखो, ये जो कैपिटल टर्म होता है, कैपिटल जो टर्म होता है ये डोमिनेंट जीन को दिखाता है, और जो स्मॉल जो लेटर होता है वो रेसेसिव ट्रेट को दिखाता है, रेसेसिव जीन को दिखाता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक जब डोमिनेंट जो एक जीन है, ठीक है, उसके इफेक्ट को अगर कोई दूसरी जीन मास्क कर दे, दबा दे, उस टर्म को क्या बोलते हैं? ई से नाम शुरू होता है, जरा बताओ कमेंट में। तो डोमिनेंट, ठीक है। अब ये थ्योरी ये बोलती है कि अगर एक डोमिनेंट जीन और एक रेसेसिव जीन आएगा तो जो कैरेक्टर निकल के आएगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर निकल के आएगा। यानी मान लेते हैं आपकी मम्मी से ये जो रेसेसिव वाला मिला, पापा से डोमिनेंट वाला मिला, तो ये आप टॉल ही होंगे आप, ठीक है। अगर आपके मम्मी और पापा में कोई टॉल है तो आप टॉल ही होंगे। आपके दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन उठे कि सर हम या तो हमारे मान लो कोई भाई बहन है या फिर किसी और को देखा कि मम्मी पापा दोनों में एक टॉल है और एक शॉर्ट है, फिर भी वो शॉर्ट ही है जो चाइल्ड है उनका, ठीक है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अभी जबकि मैं बता रहा हूँ कि अगर एक टॉल है और एक शॉर्ट है तो बच्चा जो होगा वो टॉल ही होगा, ठीक है। सब में अगर हम देखें तो सब में ये जो फिनोटाइप यहाँ पे निकल के आ रहा है वो टॉल का ही फिनोटाइप है। यानी फिनोटाइप का मतलब होता है किस तरह की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ रही है। ये F1 प्रोजेनी की बात होती है, ध्यान से समझते रहना अभी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब F2 प्रोजेनी की बात करते हैं, सेकंड जनरेशन पे आते हैं। यहाँ पे हम क्या लेंगे? इन दोनों को उठा लेंगे, किसी दोनों को उठा लो, किन्हीं दोनों को उठा लो, ठीक है। तो अब मैं क्रॉस कराऊंगा, तो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, और यहाँ पे भी वही कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि सब हर जगह यही तो मिल रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले डब्बे में मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। और अभी मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रहा हूँ, तो इस वजह से सर ये समझ नहीं है, वो समझ नहीं है, वो मत करिएगा अभी, ठीक है। क्योंकि 25% पॉसिबल तो है। क्या पॉसिबल है 25%? सब में टॉल है, गधा हो क्या? सब में कैपिटल टी दिख रहा है, और कैपिटल टी डोमिनेंट होता है, तो डोमिनेंट है तो वो टॉल ही होगा। जब डोमिनेंट एक जीन होता है तो ओवरऑल डोमिनेंट वाला ही उभर के आता है, इसमें कोई स्मॉल नहीं होगा, ठीक है। कैपिटल टी, यहाँ पे क्या निकल के आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या निकल के आएगा? स्मॉल टी कैपिटल टी। और यहाँ पे क्या निकल के आएगा? स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल, ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट। अच्छा, ये टॉल है और ये टॉल है, तो अंतर क्या है दोनों में? इसको बोल देते हैं प्योर टॉल, ध्यान रखना, इसको अलग से बोल देते हैं प्योर टॉल। तो यहाँ पे आपने देखा कि मम्मी भी टॉल थी, पापा भी टॉल थे, लेकिन यहाँ पे एक चांस है कि बच्चा शॉर्ट निकल आएगा, और वो कितना चांस है? 1/4 अगर देखेंगे तो, ठीक है। 1/4 चांसेस हैं टोटल कि बच्चा शॉर्ट निकल आएगा, और बच्चा टॉल होगा उसके कितने चांसेस हैं? 3/4 है। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक टॉल टॉल निकला, ठीक है, एक टॉल टॉल निकला, और 3 टॉल और इस तरह से निकले, ठीक है। एक टॉल टॉल निकला, 2 इस तरह से निकले, 2 ये आपके निकले, और एक जो निकला आपका ये। तो ये जो जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीनोटाइप का रेशियो हो जाएगा 1:2:1। यानी टोटल पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल केस 4 हैं। 4 में अगर मुझसे पूछे शॉर्ट, बच्चा शॉर्ट होगा, उसके क्या चांस होंगे? तो 1/4। बच्चा टॉल होगा, इसके क्या चांस होंगे? टॉल होगा 3/4। बच्चा प्योर टॉल होगा, प्योर टॉल अगर पूछ लेगा तो अगेन 1/4। बात समझ में आती है? ये सेकेंड जनरेशन की बात हो रही है। अगर आपकी मम्मी भी टॉल है, पापा भी टॉल हैं, शॉर्ट हैं, इसका मतलब ये है कि ना तो आपकी मम्मी प्योर टॉल है, ना तो आपके पापा प्योर टॉल है। यानी कि आपके नाना नानी और दादा दादी में कोई शॉर्ट रहा होगा, इसलिए वो प्योर टॉल नहीं निकल के, और इसलिए आप शॉर्ट हैं। ये बात समझ में आई? इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जीनोटाइपिक रेशियो क्या निकल के आएगा? 1:2:1, ठीक है। और फिनोटाइप अगर बात करें, फिनोटाइप यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक F1 में तो सारे टॉल हैं, F1 में तो सारे टॉल हैं। और फिनोटाइप का यहाँ पे क्या रेशियो निकल के आया है? टॉल और शॉर्ट का रेशियो देखेंगे तो, टॉल और शॉर्ट का रेशियो देखेंगे तो 3:1 का रेशियो है। अगर ये हम फिनोटाइप की रेशियो की बात करेंगे, फिनोटाइप मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस,
डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है कि हम दो ट्रेट्स को ले लेते हैं, दो ट्रेट्स को ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम दो ले लेते हैं कि एक तो राउंड ले लें, ठीक है, एक तो राउंड ले लें और एक ले लें कि भाई सीड ही ले लेते हैं, सीड ले लेते हैं पी जो मटर की होती है, और मान लेते हैं येलो सीड ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसमें जो काम करता है वो काम करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आगे जगह है, हाँ जगह है, ठीक है। इसमें जो आपका काम करता है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम करता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। कि यहाँ से R निकल आया, यहाँ से Y निकल आया, यहाँ से R निकल आया, यहाँ से Y निकल आया, ये R निकल आया, ये Y निकल आया छोटा वाला, ये छोटा वाला R निकल आया, ठीक है, और बड़ा वाला Y निकल आया, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट है आपस में। यहाँ पे क्या है कि एक ही चीज़ निकलेगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम करता है। यहाँ पे भी F1 और F2 प्रोजेनी चलती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ले लें F1 प्रोजेनी को, तो इसमें ना हो तो सीधे रट्टा मार लेना, कैसे बहुत सारे, इसमें टोटल 16 केसेस बनते हैं F2 में अगर बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें F1 प्रोजेनी में कुछ इस तरह से आपका बनेगा। ये यहाँ पर ले लेते हैं आपका राउंड और ये येलो सीड है, ठीक है। दूसरा भी यहाँ पे राउंड और येलो सीड है, यहाँ पे मतलब कि राउंड नहीं है, चपटा सीड है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और यहाँ पे ये येलो ना होके ये थोड़ा सा पेल कलर, पेल येलो कलर का है, ठीक है, या फिर ग्रीनिश कलर का है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये R R Y Y, ठीक है, R R Y Y वही सेम ही बनेगा, सेम सब में बनेगा, वही निकल के आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें भी राउंड और येलो सीड ही निकल के आएंगे, यानी दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट देखने को मिलेंगे। जैसे वहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1 प्रोजेनी में हमें जो फिनोटाइप था वो शॉर्ट का देखने को मिल ही नहीं रहा था, यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट वाली ही निकल के आ रही थी। इस तरह यहाँ पे भी F1 प्रोजेनी में भी डोमिनेंट वाली कैरेक्टरिस्टिक ही हमेशा निकल के आती है F1 प्रोजेनी में, रेसेसिव वाली नहीं आती है। और F2 में ध्यान रखना, F2 में टोटल यार ऐसे 16 केसेस बन जाते हैं। डब्बा कुछ इस तरह से बनता है, लेकिन मैं पूरे यहाँ पे बना के नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो फालतू में वो टाइम भी ज़्यादा खाएगा और उतना नीड नहीं है, ठीक है, अभी के लिए एटलीस्ट, ठीक है। ये आपका RY बनेगा, कैपिटल स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r और स्मॉल y, यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है। इस तरह से मतलब पूरा बनता है। मुझे पता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा अगर आप बायोलॉजी से नहीं हैं भी तो भी, ठीक है, आप भूल चुके होंगे, लेकिन ये पूरा काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। तो इसी वजह से मैं आपको F2 प्रोजेनी का रेशियो बता देता हूँ, क्या पूरा रेशियो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो ही मैं लिख देता हूँ डब्बे के अंदर, रेशियो क्या बनता है। देखो यहाँ पे टोटल 16 केसेस निकलेंगे। अगर आप डब्बे बनाएंगे तो 4 × 4 यानी कि टोटल 16 यहाँ पे निकल के आएंगे। अब राउंड और येलो होगा सीड, यानी कि दोनों डोमिनेंट अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक देखनी है तो उसके चांसेस 16 में कितने हैं, 9 हैं। 16 में कितने चांस है, 9 हैं। दूसरा है कि एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। रेसेसिव को हम ले लेते हैं ग्रीन या फिर पेल येलो, तो वो 3 होंगे, ठीक। पहला वाला रेसेसिव है, रिंकल्ड है, राउंड नहीं है पूरा, और दूसरा वाला डोमिनेंट है येलो। ग्रीन का मतलब है रेसेसिव, येलो का मतलब है डोमिनेंट, राउंड का मतलब है डोमिनेंट, रिंकल्ड का मतलब है रेसेसिव। इसका केस भी 3 बनेगा। और यहाँ पे अगर हम दोनों ही रेसेसिव ले लेंगे, यानी कि रिंकल्ड और ग्रीन, इसका बनेंगे टोटल एक केस बनेगा इसका। यानी कि ये मैंने क्या लिया, डोमिनेंट, ठीक है, दोनों ही डोमिनेंट है। यहाँ पे ये डोमिनेंट है, दूसरा वाला रेसेसिव है। यहाँ पे पहला वाला रेसेसिव है, दूसरा वाला डोमिनेंट है, और यहाँ पे दोनों ही रेसेसिव ले लिए। यानी एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव होगा, इसके 3 चांसेस होते हैं। दोनों डोमिनेंट होंगे, इसके 9 चांस है, और एक रेसेसिव निकल के आएगा, इसका 1 चांसेस। 9 3 12, 3 15, 1 16 चांस निकल के आएंगे यहाँ पे। तो इसको याद रखिएगा कि जो यहाँ पे रेशियो बनता है जीनोटाइप का, वो होता है 9:3:3:1 का जो रेशियो बनता है F2 प्रोजेनी ऑफ किसमें, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो ये चीज़ हैप्लॉइड और डेप्लॉइड बताने के लिए मैं, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन मैंने आगे रखा हुआ है इस पर। तो हनी बीज की अगर बात करेंगे तो मेल्स इसमें हैप्लॉइड होते हैं, फीमेल्स डाइप्लॉइड होती हैं। कमेंट में आप अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किस में, माइटोसिस या फिर मायोसिस में किस तरह का आपका सेल बनता है, डाइप्लॉइड बनता है फिर हैप्लॉइड बनता है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका माइटोसिस होता है, माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में टूटता है, वहाँ पे आपका डाइप्लॉइड जो आपकी माइटोसिस की जो डॉटर सेल्स होती हैं वो डाइप्लॉइड नेचर की होती हैं, ठीक है। डाइप्लॉइड, ये
तो ये आपका जो हैप्लॉइड है तो ये मियोसिस का केस बन जाएगा। जो यहाँ पे डॉटर सेल्स बनती हैं वो हैप्लॉइड नेचर की बनती हैं, और डाइप्लॉइड किस में बनती हैं, जब माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। इसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में टूट रहा है, तो दो डॉटर सेल में टूट रहा है तो ऐसे याद कर लो, ठीक है, दो डॉटर सेल। और यहाँ पे क्योंकि वो दो डॉटर सेल फर्दर डॉटर सेल में टूटेंगे, यानी चार डॉटर सेल्स बनेंगी, यानी इसका मतलब है वो हैप्लॉइड नेचर का होगा मायोसिस। अगला क्वेश्चन करिए, and that is which of the Mendel's law states that a diploid organism passes a random selected allele for a trait to its offspring such that the offspring inherit one allele from each parent? Law of independent assortment, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ पेट फैक्टर, या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये लॉ तो कुछ होते ही नहीं, डोमिनेंस और पेट फैक्टर। डोमिनेंस वाला लॉ ये होता है, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अगर एक रेसेसिव होगा और एक डोमिनेंट जीन होगा तो डोमिनेंट वाला ट्रेट ही बाहर निकल के आएगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जब एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देता है, छिपा देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपिस्टैसिस, उसको एपिस्टैसिस बोलते हैं। अब ये मैंने आपको बताया था डाइप्लॉइड में क्या देखने को मिलता है, डाइप्लॉइड में आपको देखने को मिलता है डाइप्लॉइड है, ठीक है। तो डाइप्लॉइड में आपको देखने को मिलेगा विच ऑफ द सिलेक्टेड अलील टू फॉर अ ट्रेट फॉर इट्स ऑफस्प्रिंग सच दैट द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट वन अलील फ्रॉम ईच पेरेंट। तो ये होगा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन निकल के आएगा फॉर अ ट्रेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, जहाँ पे रैंडमली कोई एक वो निकल के आ रहा है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, ये हमें देखने को मिलता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और ये देखने को मिलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो गैमीट फॉर्मेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ईच अदर से, ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो इसीलिए इसको हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि 11th 12th का मेजरली जो हमारा पार्ट होता है उससे है, लेकिन क्वेश्चंस आए हैं तो आपको करना तो पड़ेगा ही। इन विच कंट्री इज़ द काचिन मनाओ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो काचिन मनाओ जो फेस्टिवल है इसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके मालदीव्स, नेपाल, म्यांमार या फिर श्रीलंका। काचिन मनाओ फेस्टिवल, तो ये आपका म्यांमार का फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम बताएंगे, म्यांमार की कैपिटल का नाम बताएंगे, और श्रीलंका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है ये बताएंगे, और मालदीव्स की कैपिटल बताएंगे, और मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम बताएंगे, बिकॉज ये भी पूछा जा सकता है आपसे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही होगा उसका, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो श्रीलंका में बोली जाती है सिन्हलीस। म्यांमार की अगर बात करेंगे पुराना नाम बर्मा है, कैपिटल इसकी नैपिडो है, और मालदीव्स की कैपिटल माले है, मोहम्मद म्यूजियू इसका क्या है, प्रेसिडेंट है। और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, धिवेही बोली जाती है, ठीक है। डारी और पश्तो कहाँ बोली जाती है, डारी और पश्तो। और जोंखा कहाँ बोली जाती है, जोंखा तो मैं कई बार बता चुका हूँ वो कहाँ पे है, आपकी भूटान पे। और डारी एंड पश्तो कहाँ पे, ये अफगानिस्तान में, ठीक है। बिल्कुल तमिल भी बोली जाती है श्रीलंका में, ठीक है। तो अफगान में डारी पश्तो और मालदीव्स में धिवेही। व्हाट इज़ पदम इन कार्नेटिक म्यूजिक? तो अभी देखा था हम लोगों ने, पदम एक तरह की लव पोयम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इन विच स्टेट इज़ दी राइका ट्राइब फाउंड? तो राइका जो जनजाति वो किस राज्य में आपकी पाई जाती है, राजस्थान, केरला, मणिपुर या फिर वेस्ट बंगाल? तो राइका ट्राइब है आपकी, आर से राइका, आर से राजस्थान। और राजस्थान में हमने देखी थी मंगनियार, ठीक है, मंगनियार। ये किस उससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं, ये नाम बताएंगे आप जल्दी से। मणिपुर की जो अभी 2 ट्राइब कॉन्फ्लिक्ट में थे उनका नाम बताएंगे। और एक ट्राइब है अंडमान निकोबार की, जिसने कि पहली बार, जो कि एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जिसने कि अभी पहली बार वोटिंग करी थी जो हमारे जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें। कौन सी ट्राइब है जो कि रोंगकेर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है? कौन सी ट्राइब है जो कि पैका डांस परफॉर्म करती है? कौन सी ट्राइब है जो कि लंबाडी मैडम, लंबा कहाँ का हमने पढ़ा था ये डांस, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किया जाता है, मेनली आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलो, तो जल्दी से बताएंगे मंगनियार, तो ये कमैचा से मैंने आपको बताया था, कमैचा, ठीक है। मणिपुर में जो विवाद हुआ था वो कुकी और मेती के बीच में हुआ था, है ना। और अंडमान निकोबार की हमने ट्राइब्स देखी थी, कौन कौन सी, शोम्पेन, ठीक है, ओंगेज, जरावा, सेंटिनलीज, ठीक है, सेंटिनलीज। और भी हमने पढ़ी थी शोम्पेन, ओंगे, जरावा और ग्रेट निकोबारी, ठीक है, ग्रेट
निकोबारीज ट्राइब, निकोबारीज। तो यहाँ पे जो शॉम्पेन ट्राइब है इसने सबसे पहले जो है अभी पार्टिसिपेट किया है किसमें, जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं उसमें। और ये सारी अंडमान निकोबार की, शॉम्पेन, ओंगे, जरावा, सेंटिनलीज, ग्रेट निकोबारीज। रोंगकेर जो है ये इसको कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है, असम का फेस्टिवल है, और इसको कौन सी, इसको क्या बोलते हैं यार, करबी, ठीक है, करबी। पैका, पैका ये करती है मुंडा, मुंडा ट्राइब तो झारखंड की है ना, वो करती है इसको। तो पैका कहाँ का डांस है आपका, झारखंड का। लंबाडी करती है जो आपकी ये बंजारा ट्राइब है, बंजारा ट्राइब इसको परफॉर्म करती है, ठीक। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है ये आपका, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फाइलम एपीकॉम्प्लेक्सा। एपीकॉम्प्लेक्सा फाइलम से कौन बिलोंग करता है, तो एपीकॉम्प्लेक्सा तो हाइड्रा से तो यार बिलोंग करता है हमारा। हाइड्रा किससे बिलोंग करता है, निडेरिया से, जिससे कि हमारे कोरल्स वगैरह आते हैं। कोरल है, सी एनिमोन है, पोर्चुगीज़ ओ वॉर है। स्पॉन्जी किससे बिलोंग करता है, पोरीफेरा से, जिनकी स्किन में क्या देखने को मिलते हैं, पोर्स देखने को मिलते हैं, तो स्पॉन्जी हो जाएगा। आंसर प्लाज्मोडियम होगा, वही जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें कि मल्टीपल फिजन होता है। हाइड्रा में कौन सा फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जरा बताएंगे, और किसको हम ग्लास स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रा में होता है आपका बडिंग, ठीक है, बडिंग होता है, हाइड्रा में भी होता है, और ईस्ट में भी यही होता है। ग्लास स्पॉन्ज हम बोलते हैं यूपटेला को, यूपटेला को ग्लास स्पॉन्ज बोलते हैं। और पेरिफेरा में क्या होती हैं, कॉलर सेल्स होती हैं। निडेरिया में क्या होती हैं, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। और फ्लेम सेल्स किस में होती हैं ये बताएंगे। और बताओ, हाइड्रा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम में सब मैंने आपको बता दिए हैं। और एक और पूछ लेते हैं आपसे, ज़रा बताइएगा प्लेनेरिया में क्या होता है, प्लेनेरिया में कौन सा फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिंगिंग। अब क्लासिकल सिंगिंग का मतलब है कि भाई नॉर्थ इंडिया का म्यूज़िक, ठीक है। कार्नेटिक म्यूज़िक होता है साउथ इंडिया का। तो अरुणा साई राम हो गए, अय्यर हो गए, अयंगर हो गए, सब साउथ इंडिया के हैं, तो कार्नेटिक म्यूजिक से एसोसिएट होंगे। मल्लिका अर्जुन मंसूर सही आंसर होगा। ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक जरा बताइए, ट्रिनिटी में कौन कौन आते हैं। एक तो दीक्षितार आते हैं, त्यागराज आते हैं, पी त्यागराज आते हैं, और तीसरे कौन आते हैं जल्दी से बताएंगे। और फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक पुरंदर दास, क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक एम एस सुब्बुलक्ष्मी। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया किस फाइलम से बिलोंग करता है ये, प्लेनेरिया जो है ये हमारा आता है रीजनरेशन करता है। और कौन सा फाइलम होता है इसका, इसका फाइलम होता है प्लैटीहेल्मिन्थिस, जिसमें कि फ्लेम सेल्स होती हैं जो कि एक्सक्रीटरी सेल होती हैं। प्लेनेरिया आता है और लिवर फ्लूक होता है। प्लेनेरिया कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है, क्यों, क्योंकि इसमें आँखें होती हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है, फ्री लिविंग होता है। क्लियर, ठीक। सबका सही है। पुरंदर दास, पुरंदर क्या, पुरंदर दास तो फादर हो गए, किसी नहीं बताया। पुरंदर दास फादर है भाई, श्याम शास्त्री बताए थे कुछ कि सब रिवीजन भी सब हम ही पे छोड़ रखे हो। 18th हाउ मनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया एशियन गेम्स जो पहले हुए थे न्यू दिल्ली में, पहले हुए थे ना न्यू दिल्ली में 1951 में, और फिर कब हुए थे इंडिया में जरा बताइए। तो 11 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, और फिर इंडिया में हुए थे 1982 में। अगले वाले कहाँ पे होंगे, एची और नगोया में होंगे 2026 में। फिर अगले वाले कहाँ पे होंगे 2030 में, वो होंगे दोहा कतर में 19 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड। और सबसे ज़्यादा बार हमने देखा था थाईलैंड में हुआ है, और साउथ कोरिया और चाइना में 3 बार हुआ है। थाईलैंड में 4 बार हुआ है, इंडिया में 2 बार एशियन गेम्स, ठीक है। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द 10% का रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाज ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन, मंडल कमीशन नहीं, मंडल कमीशन तो हमारा सेकंड बैकवर्ड कमीशन है, ये सेकंड बैकवर्ड कमीशन है। पहला बैकवर्ड कमीशन कौन था, कोई बताएगा। तो ये 1979 में बना था, 1979 में। और पहला वाला कौन सा था, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन, ये था आपका काला केलकर की जो चेयरमैनशिप में बना था, काला केलकर, ठीक है। ये 1953 में 1953 में बना था। और सेकंड ये जो मंडल कमीशन था, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, इसी से ही एसोसिएटेड है आपका कौन सा केस, इंदिरा साहनी केस, ठीक है। आंसर होगा सिन्हो कमीशन, इसका सही आंसर होगा सिन्हो कमीशन। केलकर अभी देख चुके हैं। सरकारिया बताइएगा कब बनी थी, जिससे कि हमारा इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ। आर्टिकल 263 के तहत इसका फॉर्मेशन होता है, और सरकारिया कमीशन ने बोला था कि भाई इंटर स्टेट काउंसिल का इस तरह से फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेके सरकारिया कमीशन था, जिस तरह हमारा पुंची कमीशन भी इसी चीज़ को लेके था। और तो कोई नहीं था, और तो एक था, लेकिन वो साउथ इंडिया का तमिलनाडु ने बनाया था उसको, ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विच फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज संग इन वेडिंग सेरेमनीज। तो वेडिंग सेरेमनीज में कौन सा
सॉन्ग बजता है, बॉल, आल्हा, आल्हा उदल तो ये सब यूपी वगैरह में बजता है आपका, ठीक है, यूपी में, ठीक है। और अगर बात करें तो वड़ा वाऊँ वाऊँ या फिर पानीहारी। तो देखो बॉल ऑल तो आपको पता है ना, ये सब बॉल कहाँ का साउंड लग रहा है आपको, वेस्ट बंगाल का। तो वड़ा वाऊँ वाऊँ होगा इसका। जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं ना काफ़ी थोड़े एग्रेसिव टाइप होते हैं, जैसे उनको पता चलता है कि किसी ने प्रीति को टच किया तो फिर ये जो है बाइक वाइक उठा के तुरंत वड़ा वाऊँ वाऊँ करने लगते हैं। तो इसलिए वही जो डांस है वहीं से आया, जम्मू कश्मीर से, वड़ा वाऊँ वाऊँ। तो ये आपको आसानी से याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, और बाकी पनिहारी कहाँ से है? पनिहारी राजस्थान से। पनिहारी राजस्थान से। अच्छा बताओ, ये कैसे हो पिया, ये किस शेप का होता है? ये जो कॉन्सिलेशन होता है किस शेप का होता है? मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो मुंद्रा कहाँ पे है? मुंद्रा आपका कच्छ में है ये, ठीक है, कच्छ गुजरात में मुंद्रा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 22। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज अपॉइंटेड एज आमिर तुजुक मास्टर ऑफ सेरेमनीज बिफोर बिकमिंग सुल्तान। यानी इनमें से कौन आमिर तुजुक था सुल्तान बनने से पहले? ये आपसे पूछा है। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। ये मैंने आपको क्वेश्चन तो नहीं कराया था लेकिन बताया ज़रूर था, ठीक है, कि ये मास्टर ऑफ सेरेमनीज था अलाउद्दीन खिलजी। कब रूल में आया था? 1296 में। कब तक रहा था? 1316। तीन तीन टाइप के टैक्स है, सिजदा और सॉरी वो तो बलबन ने स्टार्ट किया था, सिजदा और पैबोस। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या स्टार्ट किया था? दाग और चेहरा स्टार्ट किया था। मार्केट रिफॉर्म्स लेके आया था, शहनाय मंडी, सराय आदिल, ठीक है, मुनैया अपॉइंट किए थे जो कि क्या होते थे? सीक्रेट स्पाइज होते थे वो, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें, मिलिट्री कमांडर मलिक काफूर था, आमिर खुसरो कोर्ट पोएट थे, ठीक है। बलबन, सिजदा, पैबोस। और अलाउद्दीन ने इक्ता सिस्टम ख़त्म किया था। बलबन ने क्या ख़त्म किया था? तो जो चहलगानी सिस्टम है उसको ख़त्म किया था। इल्तुतमिश ने सिल्वर टंका कॉपर जीतल लेके आया था, इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के बारे में जानते हैं, वाइजेस्ट फूल है ये, दीवाने को ही, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था इसने, और टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, कैपिटल शिफ्ट करी थी दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी। एयर ट्रांसपोर्ट कब नेशनलाइज हुआ था भारत में? एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज का मतलब है कब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ गया था? तो ये आ गया था 1953 में। इसी तरह हमारे बैंक्स का भी जरा बताएंगे कि पहली हमारे यहाँ पे कंट्री में एयर सर्विस कब स्टार्ट हुई थी, कहाँ से कहाँ के बीच में स्टार्ट हुई थी, पिछले लेक्चर में बताया था। तो बैंक्स का जो नेशनलाइजेशन है, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन, ये कब शुरू हुआ, मतलब ये कब किया गया था? तो दो फेजेस में हुआ था ये बैंक का नेशनलाइजेशन। ये एक तो हुआ था 1969 में, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। और देन दूसरा हुआ था 1980 में, इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। यहाँ पे अगर बात करेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में स्टार्ट हुई थी साल 1911 में, और ये कहाँ से कहाँ के बीच में हुई थी? इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी ये चीज़ ध्यान रखना है। और दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। एक तो इस चीज़ को रटना मत, बस सुन लो अगर पूछ ले तो, क्योंकि अभी पूछा है, तो अगर ये भी पूछ ले तो, इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन, ये डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए स्टार्ट किया गया था। और एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड कॉरपोरेशन, कल मैंने आपको बताया था एयर इंडिया ने कोई एक प्रोग्राम, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ज़रा नाम बताइए उसका। पैसेंजर्स जो हैं उनके उनके सुविधा के लिए एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, ये इंटरनेशनल जो सर्विसेज होती हैं उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। और 1911 में ही कैपिटल जो आपका बंगाल का पार्टीशन है उसको एन्यूल किया गया था, और कैपिटल शिफ्ट का अनाउंसमेंट किया गया था कि अभी से कैपिटल दिल्ली नहीं होगी, सॉरी कलकत्ता नहीं होगी, दिल्ली होगी, ठीक है, ये अनाउंस किया गया था। और कुछ पूछा था यहाँ पे, पहली ट्रेन सर्विस कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में स्टार्ट किया था उसको किसने? डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, बॉम्बे टू थाने के बीच में। सो द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, मतलब क्या लिख रहे हो भाई ये? अभिनंदन, सही है, सही है, अभिनंदन। सर आईवीसी में कहो नहीं तो क्या चीज़? ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है आदित्य। और अभिनंदन, अच्छा अभिनंदन सबका सही है। एयर इंडिया ने जो है अभिनंदन प्रोग्राम को लॉन्च किया, कल हम लोगों ने देखा था, अभिनंदन। द फेमस बुक संग्रह चूड़ामानी विच डील्स विद द करेंट सिस्टम ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक वॉज रिटन बाई, तो किसने लिखी थी इसको? गोविंद चारण ने लिखी थी। हरिपाल ने कौन सी लिखी थी? हम देख चुके हैं, जल्दी से बताइए। संगीत सुधारक, ठीक है। और अच्छा बताइए, हाँ,
लोक हितवादी किसको बोलते हैं, और कुछ मैंने अच्छा वो तो बता दिया मैंने, वो कोर्स ऑफ सिंड्रोम वाला था। मैं अभी ये जो लोक हितवादी है मैंने पहले पहले में ही था ना शायद, पहले दूसरे में जो नाश्ता पीडीएफ मिलती है उसमें मैंने बताया था लोक हितवादी के नाम से किसको जानते हैं ये बताइए, ठीक है। और सुधारक जो है ये कौन लेके आया था, सुधारक जो वीकली, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। साथ ही साथ मैंने एक संगीत रत्नाकार करके भी बताया था मैंने आपको, संगीत रत्नाकार, इसको किसने लिखा था, सरंगदेव ने। और बाकी ये तो आपको पता ही होगा, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र तो आपको पता ही होगा। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, ठीक है ध्यान रखना, गोपाल हरि देशमुख ये कौन है, लोक हितवादी, ठीक है। और ये सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी ये इसको निकाले थे। और नाट्य शास्त्र तो आपको पता है भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि। आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया 2022। तो जो 2022 का नेशनल सर्वे है उसके अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट कितनी है। वैसे तो हमें पता है 74.04 है, और प्रोविजनल सेंसस के हिसाब से 72.98% है, लेकिन नेशनल सर्वे के हिसाब से कितनी है, 77.7% है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मेरा सेशन खत्म होता है। बाकी लिटरेसी रेट क्या है सबको जो पढ़ चुके हैं, 7 और एज अबव वो उनको लिटरेट बोलते हैं। हाईएस्ट केरला की 94%, लक्षद्वीप यूटी में 91.85%, और लोवेस्ट अगर बात करेंगे तो बिहार के 61.8%, और लोवेस्ट अगर ओवरऑल बात करेंगे यूटी में किसकी है तो वो दादरा नगर हवेली की है। सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट में मिज़ोरम आता है, सेकेंड नंबर पे ठीक है हाईएस्ट में वो आता है, और सेकेंड नंबर पे लोवेस्ट में कौन आता है लिटरेसी में, तो अरुणाचल आता है, वो चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या, ठीक है लिटरेसी में तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। बाकी सेरछिप डिस्ट्रिक्ट जो है मिज़ोरम की वो सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, और अलीराजपुर मध्य प्रदेश की वो सबसे लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। जल्दी से बताइए आपका स्कोर कितना है। तो ये आज हम लोग का सेकेंड लास्ट लेक्चर था। बाकी नोट्स आपको PYQ पार्ट 4 की PDF कोर्स से मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग, ठीक है। चलिए बाकी टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो परमार SSC और जो आपका क्विज़ ग्रुप है दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको PDF वगैरह मिलती हैं, इंपॉर्टेंट नोटिसेस वगैरह, और यहाँ पे क्विजेज़ आपकी रेगुलरली बेसिस पे चल रही हैं, अटेम्प्ट करते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। दिस इज़ योर क्वेरी नंबर, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कल मिलते हैं आखिरी सेशन में, ठीक है। सर आजकल क्वेश्चन काफ़ी टफ रख रहे हो अब आखिरी का समय है तो हम पूरा तुम्हें निचोड़ देंगे, तुम चिंता ना करो। सर इट इज़ यूज़फुल फॉर MTS। ब्लैक लिरिक्स तुमने आंसर ही दे दिया है, इट इज़ यूज़फुल MTS, ठीक है। और अगर तुम पूछते इज़ इट यूज़फुल फॉर MTS तो हम बोलते इट इज़ यूज़फुल फॉर MTS, ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसा आप लोगों को लगता है कि ये सीजल के स्टेनो के लिए है कि नहीं है, MTS के लिए है कि नहीं है। मैं कुछ अलग से नहीं करवाने वाला हूँ सर, आपको बता दूँ, चाहे वो MTS हो चाहे स्टेनो हो, ठीक है। इसके बाद आपका MTS लगा है, MTS के लिए कुछ नया नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ यही आएगा। सब PY की सीरीज़ रिवाइज करनी, वही 1 शॉट लगाना है। डिफरेंस बिटवीन एडजर्नमेंट, प्रोपोगेशन, डिसोल्यूशन। मनदीप एडजर्नमेंट है जैसे कि आपकी कोई क्लास चल रही है, ठीक है, आप स्कूल जाते थे और टीचर ने बोला आज बारिश की वजह से कम बच्चे आए हैं तो आज छुट्टी है, जाओ कल आना, ठीक है, कल आना। प्रोरोगेशन है, ये एडजर्नमेंट है, और अगर वो बोल दे ठीक है ये एडजर्नमेंट हो गया। फिर प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि हाउस को सेशन को ही, जैसे कि आपसे प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल बोले कि ये वाला क्लास 7th होगी नहीं, सीधा क्लास 8th में चलो। अब डिसोल्यूशन का मतलब है कि वो पूरी तरह से, या फिर मतलब वो बोल दे कि ये जैसे हमारे हाफ ईयरलीज़ हैं, ये हाफ ईयरली नहीं होगा और आप लोगों को सिर्फ 5-6 महीने ही पढ़ना होगा, तो तब आना आप जाके, ठीक है। विंटर्स में आना, समर में कोई पढ़ाई नहीं होगी। डिसोल्यूशन का मतलब हो गया कि वो बोल दे कि क्लास आपकी ख़त्म, मतलब जो आप क्लास मान लेते हैं आप 10th में, तो 10th ख़त्म, सीधे आप 12th में आप जंप करोगे, ये डिसोल्यूशन हो गया। यानी कि हाउस के हिसाब से देखें तो अगर उस दिन की जो प्रोसीडिंग है उसको स्थगित कर दे तो एडजर्नमेंट। प्रोरोगेशन अगर सत्र ही गायब कर दे, कोई विंटर बजट और मानसून सेशन होते हैं 3, तो उनमें से कोई सत्र ही उड़ा देना। और डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि हाउस को डिसॉल्व कर देना, जो कि सिर्फ लोकसभा हो सकता है। तो एडजर्नमेंट करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट, डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है।
सर व्हाट इज़ पिन्ना? पिन्ना जहाँ पे कान का जब बाली पहना जाता है ना उसको पिन्ना बोलते हैं, ठीक है। और उसमें बताएंगे आप कौन से टाइप के टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं। सरोज न्यू स्टूडेंट सर जीके के लिए बैच, देखिए अभी तो एग्जिस्टिंग बैच है एसएससी जीके 2.0 पूरा रिकॉर्डेड बैच है और अगला बैच स्टार्ट होगा अक्टूबर में आपका। क्या डाउट है बरौनी वाले क्वेश्चन में? वेदर पढ़ा दो सर, अब ये सब पढ़ने का समय नहीं है, वेदर पढ़ा दो और ये पढ़ा दो, ठीक है। अब जो होना था सो हो चुका है। बाकी PYQ सीरीज़ तो कल है, फेयरवेल पार्टी रखते हैं कल, ठीक है। और फुलरीन में बस इतना याद रखना, बक मेस्टिल फुलरीन होता है, फुटबॉल शेप का होता है, 60 कार्बन के एटम्स जोड़े होते हैं उसमें, ठीक है। और परसों से शुरू हो रहा है हमारा वन शॉट का कारवां, और केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बहुत लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के FRBs, ऑल आइज ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री FRB लिखते रहते हैं कमेंट में। तो अलग से FRB नहीं होगा, वो इसी ऐसे मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट ले रहा हूँ, तो केमिस्ट्री वहाँ से आपका हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट मैं करवा दूंगा। आप पता नहीं आप क्यों इतना वो रहते हो कि मतलब FRB, अरे भैया मुझे नहीं टेंशन है क्या कि मैंने ये चीज़ नहीं करवाई है, तो मुझे वो कवर कैसे करना है मुझ पर छोड़ दो, जितना पढ़ा रहा हूँ जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना आप करो, उस पर ध्यान दो बस आप, ठीक है। फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्कूल, हाँ तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ है, ठीक है, उसकी जो कैपिटल ईटानगर में, और आई थिंक अभी ये बिल्कुल रिसेंट की न्यूज़ है, तो इस वजह से बहुत ही कम चांसेस है कि SSC पूछे, क्योंकि वो रिसेंट की न्यूज़ तो पूछता नहीं है। सर कौन सी ब्रांड लानी है? देश लाना बेटा, ब्रांड अभी मत लाओ, अभी जब तुम सिलेक्शन ले लेना तब ब्रांड लाना, ठीक है। मतलब अच्छी ब्रांड के कपड़े लाना, है ना। इन यूट्यूब यू आर दी बेस्ट टीचिंग सर, अच्छा थैंक यू। ब्लैक लिरिक्स, ऑल आइज ऑन फिजिक्स, ऑल आइज ऑन बी प्रताप नायडू जी, हाँ ठीक है अभी, ठीक है। चलो कल आखिरी सेशन का सीरीज 5 जल्दी स्टार्ट करना, ये जुदाई नहीं सही जाएगी, आया है बस कर पगले रुलाएगा क्या। चलो तो मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे, थैंक यू, धन्यवाद। कल लास्ट सेशन है ना। थैंक यू। वन शॉट का टाइम बता देंगे, शेड्यूल करवा देंगे। वन शॉट का टाइम यही होगा मोस्ट प्रोबेबली, शायद विल स्टार्ट फ्रॉम दी 10 बजे, 10 बजे से स्टार्ट करेंगे, या फिर 9:30 बजे से स्टार्ट करेंगे, यही टाइम होगा, 9:30 या 10 रहेगा टाइम, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 9:30 पे ही स्टार्ट करेंगे शायद, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।